नमस्कार। द इंटरनेशनल रिपोर्ट में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। रोज कुछ न कुछ ऐसी खबर आती है जहां लगता है कि अब शायद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, वहां से पहले जैसे जहाज जो हैं वो आना जाना शुरू कर देंगे, हालात पहले से बेहतर हो जाएंगे। ये जो पूरी दुनिया महंगाई से और तेल और गैस की कमी से जूझ रही है, रोज नए सवाल उठ रहे हैं, वो सब खत्म होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। खिंचता जा रहा है, कभी कोई शर्त रख देता है, कभी कोई शर्त रख देता है। अब ईरान का जो ताज़ा जो एक डिमांड आया है, जो शर्त रखी गई है उनकी तरफ से, ईरान की तरफ से, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा जब उनकी सभी शर्तें अमेरिका मान ले। उन शर्तों में ये भी शामिल है कि ईरान पर हमला नहीं होगा, मुआवजा दिया जाएगा, ये भी शामिल है। जो सभी शर्तें पहले ईरान रखता आया था, अब वो ये कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तभी खुलेगा जब इन सभी शर्तों पर अमेरिका अमल करेगा। क्या अमेरिका अमल करेगा? क्योंकि युद्ध शुरू होने के पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद नहीं था, युद्ध शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक हथियार हो गया है। लेकिन समस्या ये है कि ये सिर्फ एक देश का हथियार नहीं है, इसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और इसलिए खाड़ी के जो बाकी देश हैं अब इसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का विकल्प क्या हो सकता है। तलाश चल रही है लगातार, और जो निर्भरता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, उसको कम करने के लिए अब वैकल्पिक जो पाइपलाइंस हैं, जो ओवरलैंड पाइपलाइंस भी हैं, उनके बारे में भी सोचा जा रहा है, कुछ उसको विकसित भी कर रहे हैं। जो खाड़ी के बाकी देश हैं उनकी नज़र किस पर है? उनकी नज़र है लाल सागर पर, ओमान की खाड़ी और भूमध्य सागर तक पहुंचने वाले ऐसे रास्तों पर जिनके ज़रिए हॉर्मुज के जो सबसे खतरनाक इलाके, यानी वो इलाके जहां पर हमले ज़्यादा हो रहे हैं जहाज़ों पर, क्योंकि वो रुक नहीं रहे हैं। भारत से बेहतर किसको पता होगा, क्योंकि हमने अपने कई नाविकों को इस प्रकार के हमले में, चाहे वो अमेरिका का हमला हो या ईरान का हमला हो, उसमें हमने खोया है। तो ये जो विकल्प हैं वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। जैसे अगर हम यूएई की बात करें तो उसकी जो योजना है वो फुजैरा पाइपलाइन योजना है, और इस पर वो तेज़ी से इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। कैपेसिटी मतलब कितना तेल उसके ज़रिए निकाला जा सकता है, भेजा जा सकता है, एक्सपोर्ट किया जा सकता है। पहले वो एक ऑप्शन के तौर पर था, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। तो अब ये हो रहा है, और ये जो है फुजैरा जो है वो ओमान की खाड़ी में है, और यहाँ से अगर तेल का निर्यात होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से दरकिनार किया जा सकता है। और ये जो है अबू धाबी की जो योजना है वो उसी के बराबर और भी पाइपलाइंस और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उसके ज़रिए इसकी क्षमता, इस पाइपलाइन की क्षमता और बढ़ाने की। हालांकि यूएई, आपको याद होगा कि वो जो है पहले से ही अपनी क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, और उसने बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ये हो नहीं पाया। और अब वो जब ईरान और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ है तो वो कई बार निशाने पर रहा है। तो ये तो यूएई की बात हुई। देखते हैं कि वो किस तरह से वहाँ पर कोशिश करके और भी ज़्यादा उसमें कुछ ऐड कर सकता है या नहीं। जल्द से जल्द करने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब का जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है उस पर उसकी क्षमता वो बढ़ा रहा है। उसको भी एक विकल्प चाहिए, तो उसकी भी क्षमता वो बढ़ा रहा है। और ये जो पाइपलाइन है वो देश के ईस्टर्न साइड से सीधा लाल सागर के तट पर जो याम्बू बंदरगाह है वहाँ पर ये पाइपलाइन पहुँचती है। लेकिन ये भी समस्या है कि लाल सागर में क्या किया जा सकता है। रिपोर्ट्स जो कहती हैं उसके मुताबिक अधिकतर जो हिस्सा है सऊदी अरब का, जो कच्चे तेल के एक्सपोर्ट का जो हिस्सा है, बहुत ज़्यादा प्रतिशत तक वो उधर मोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर ये समस्या है कि एक तो लिमिटेड कैपेसिटी है
इस बंदरगाह की, यानबू बंदरगाह की, और दूसरा ये कि लाल सागर में अब हमने देखा है कि लगातार हूती जो हैं सऊदी अरब से जुड़े किसी भी कार्गो शिप पर हमले कर रहे हैं। तो ये अपने आप में कठिन एक समस्या है और हो सकता है कि इसके अलावा भी और भी जो वैकल्पिक स्थिति हो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के अलावा उस पर भी काम किया जाए और किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बाईपास किया जाए। यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि लाल सागर में जो हूती हमले हो रहे हैं उसको ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश जो है वो सऊदी अपनी तरफ से करेगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद वही एक इलाका है जो उसके लिए सबसे मुफीद बैठता है। अब इसमें वो अमेरिका की मदद ले या फिर अभी जो ताज़ा उसने पैक्ट किया है पाकिस्तान और तुर्की के साथ, उनसे कितनी मदद ले सकता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि हूती जो हैं सीधे तौर पर ईरान को समर्थन कर रहे हैं। इराक जो है वो भी अपने लिए अलग एक विकल्प जो है वो तलाश कर रहा है, पर्शियन गल्फ से, फारस की खाड़ी से अलग, और उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि तुर्की के ज़रिए, जिसमें कुर्दिस्तान से होकर जो रास्ता गुजरता है मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क का, तो उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो पुराने जो सारे ज़मीनी रास्ते हैं उनके ऊपर फिर से काम किया जा सकता है ताकि तेल को सीरिया से या फिर जॉर्डन के अकाबा बंदरगाह तक पहुंचाया जा सके। मतलब ये सब आप देखें समुद्री रास्ता नहीं है, ये ओवरलैंड है, ज़मीन के रास्ते से ये पूरी तरह से बाईपास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कोई भी खतरा, उसके अलावा ये तेल के एक्सपोर्ट की ये खाड़ी के देश कोशिश कर रहे हैं। तो ये इराक की बात मैं कर रही हूँ। तो एक तो ये भी है, दूसरा कि अमेरिका जो है उसने ऑन रिकॉर्ड ये कहा हुआ है कि वो इराक और सीरिया के इनकी जो कोशिश है उसको वो सपोर्ट करता है। तो अब देखते हैं कि इसमें कितना कामयाब वो हो पाता है। इसमें पाइपलाइन पर ही नहीं बल्कि बाकी चीज़ों पर भी चर्चा हो रही है, जैसे कुवैत है, बहरीन है, उनकी भी लगभग सब कुछ जो है, जो एक्सपोर्ट का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्शियन गल्फ के थ्रू है, यानी फारस की खाड़ी के ज़रिए। लेकिन अगर वो चाहें तो हो सकता है कि वो बाकी देशों की पाइपलाइन से वो जुड़ सकते हैं। इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, आपको याद होगा कि ये अनाउंस हुआ था G20 के दौरान, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर IMEC जिसकी हम बात कर रहे हैं। जब इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तो उस वक्त ये कहा गया कि ये टल गया है। ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू हुआ उस वक्त भी ये लगा कि ये फिर टलता जा रहा है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर ये वर्क करता है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, तो अभी उसके लिए शायद सबसे बेहतर टाइम है, क्योंकि सबको इसकी ज़रूरत है। भारत को भी ज़रूरत है, यूरोप को भी ज़रूरत है, अमेरिका भी इससे सहमत है, और मिडिल ईस्ट में जो बाकी खाड़ी देश हैं जो अभी फ़िलहाल सीधे तौर पर युद्ध में नहीं है उनको भी ज़रूरत है, और इसमें इजराइल भी शामिल है। तो इन सब को लेकर भी ये कॉरिडोर जो है, इस पर जितनी जल्दी काम शुरू हो उतना ज़्यादा फ़ायदा न सिर्फ खाड़ी के देशों को जो कि विकल्प तलाश रहे हैं, बल्कि भारत को भी अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ वर्कआउट करने में कितना वक्त लगेगा? IMEC की अगर हम बात अभी ना करें क्योंकि ये पूरा नया प्रोजेक्ट है, लेकिन बाकी जो देश, खाड़ी देश जो हैं, UAE हो, सऊदी, इराक, सीरिया, ये सब जो हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस हैं, उनको अपग्रेड करना है या फिर रिपेयर करना है, उसमें कितना वक्त लगेगा? ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि अब तक ये स्पेयर के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। क्षमता बढ़ाने की जो कोशिश हो रही है, रिपेयर की भी जो कोशिश हो रही है, इसमें जो एक अंदाज़ा एक्सपर्ट लगा रहे हैं वो ये है कि करीब 1 साल इसमें लग सकता है। उसमें भी आधे से भी कम एक्सपोर्ट्स जो है इसके ज़रिए हो सकता है। लेकिन 2028 या 30 तक ये काफ़ी इसकी क्षमता जो है बढ़ सकती है, और एक्सपोर्ट, सुरक्षित एक्सपोर्ट यहाँ से ज़्यादा हो सकता है, करीब 60 से 70% तक हो सकता है। अब ये जो देश हैं UAE और सऊदी अरब, इनके पास इस तरह का जो एक ऑप्शन है वो मौजूद है, लेकिन
कुवैत और कतर जो हैं उनके पास अभी भी ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी से जो पहुंच है वो पर्शियन गल्फ के थ्रू ही है और वो समुद्री शिपिंग मार्ग जो हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर हैं। तो ऐसे में बाकी देश जहां पर कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता तलाशने की सबके लिए कोशिश हो रही है। क्योंकि एक चीज जो समझ में आई है पूरी दुनिया को वो ये कि एक छोटे से चोक पॉइंट पर पूरी दुनिया निर्भर नहीं कर सकती है। तो इस पॉइंट को छोड़कर बाकी ऑप्शंस, बाकी विकल्प तलाशना बहुत ज़रूरी है और वही कर रहे हैं। क्योंकि बात सिर्फ आज की नहीं है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा हथियार बन गया है जहां जब भी ईरान पर कोई भी इस प्रकार का खतरा आता है तो वो उसको बंद कर सकता है और फिर पूरी दुनिया एक बंधक वाली स्थिति में जा सकती है। कब एक बार फिर से अमेरिका युद्ध छेड़ दे, कब एक बार फिर से ईरान जो है इसको बंद कर दे, ये इसके बारे में निश्चित तौर पर कोई कुछ नहीं बता सकता है। युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की स्थिति क्या होगी, इस पर भी कुछ कहना कठिन है। किस प्रकार का वहां पर टोल लगेगा, क्या टोल लगेगा, क्या वहां पर किस तरह की सुविधाएं होंगी, किस तरह के खतरे होंगे, किसी को नहीं पता है। तो कोशिश ये की जा रही है कि किस तरह से अब और विकल्प तलाशे जाएं। हर प्रकार के विकल्प पर विचार हो रहा है। भारत का जहाँ तक सवाल है, जहाँ करीब 85 से 88% जो ऊर्जा ज़रूरतें हैं वो इंपोर्ट की जाती हैं, तो भारत के लिए और भी ज़रूरी है कि ये जो बास्केट है, जिसको हम बास्केट बोलते हैं, उसको और डाइवर्सिफाई किया जाए। न सिर्फ इन पाइपलाइंस पर और आईमेक पर ध्यान दिया जाए, बल्कि और भी देशों से आयात पर नज़र जो है वो बनाई जाए और ज़्यादा कोशिशें की जाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, घर पर वैकल्पिक ऊर्जा की क्या व्यवस्था हो सकती है, इस पर भी ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने द इंटरनेशनल रिपोर्ट अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और देखिए ऐसी एनालिसिस द इंटरनेशनल रिपोर्ट पर। नमस्कार।